हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आपको चैप्टर 3 विद्युत विभव का न्यूमेरिकल सेशन भी समाप्त कर दिया था। उम्मीद है आपको जितने भी न्यूमेरिकल कराए वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और थ्योरी भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें लाइक ज़रूर करते रहें। लाइक के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन मिलता रहेगा और मैं कुछ और अच्छा करने के लिए सदैव तत्पर रहूँगा। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाई गई नई नई वीडियो आपके पास समय समय पर पहुंचती रहें। तो चलिए इसी क्रम में आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है वैद्युत धारिता, चैप्टर नंबर 4। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत धारिता की। वैद्युत धारिता की बात करने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि धारिता हम किसे कहते हैं। उम्मीद है आप सभी को धारिता के बारे में पता होगा। आप सभी ने गणित में जरूर सुना होगा वर्ड धारिता। अगर आपने धारिता ना सुना हो तो आपने आयतन नामक वर्ड जरूर सुना होगा। आयतन को ही हम जो दूसरे नाम से पुकारते हैं उसे ही हम धारिता कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी पात्र की अपनी एक धारिता होती है। जैसे आपके घर में एक गिलास या एक लोटा या एक जग या एक बाल्टी होगी, तो प्रत्येक पात्र की अपनी एक धारिता होती है। जैसे आपके घर में कोई बाल्टी है और बाल्टी की धारिता अर्थात उसके अंदर आप जितना द्रव भर सकते हैं उसकी क्षमता, वही उसकी धारिता कहलाती है। मान लीजिए आपके घर में कोई बाल्टी है जिसकी धारण क्षमता 10 लीटर है, तो जाहिर सी बात है आप उसमें 10 लीटर से कम अर्थात 8 लीटर, 9 लीटर, 5 लीटर, 3 लीटर, 9.5 लीटर या अधिकतम 10 लीटर तक ही पानी भर सकते हैं। पानी या कोई भी द्रव भर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसमें 10 लीटर से अधिक भरना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है उस पानी का या उस द्रव का ओवरफ्लो होना अर्थात बिखरना प्रारंभ हो जाएगा। सीधी सी बात है कि जितनी पात्र की धारिता है वो अपने अंदर उतना ही धारण कर सकता है। जैसे आप देखते हैं हमारा पेट, हमारा स्टमक, इसकी भी अपनी एक धारिता होती है। आप उसमें अगर धारिता से अधिक धारण करना चाहें तो आप नहीं कर सकते। आप भी उसको किसी ना किसी प्रकार से विसर्जित कर देते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक चालक की भी अपनी एक धारिता होती है। किस चीज की धारिता? आवेश को ग्रहण करने की। अगर हम उस चालक को उस सीमा से अधिक आवेश देना चाहेंगे तो वह भी उस आवेश को वायु में विसर्जित कर देगा अर्थात उसका ओवरफ्लो कर देगा। तो यही क्या है? यही उस वैद्युत चालक की वैद्युत धारिता है। अर्थात किसी चालक द्वारा वैद्युत आवेश को संग्रहित करने की या धारण करने की क्षमता ही उसकी वैद्युत धारिता कहलाती है। तो वैद्युत धारिता के बारे में और स्पष्ट रूप से आपको समझाने से पहले हम इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिकों पर जो हमें इस चैप्टर को समझने में सहायता देंगे उसके बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि चालक या वैद्युत रोधी पदार्थ अर्थात परावैद्युत किन्हें कहते हैं। देखिए, किसी भी पदार्थ को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। पदार्थ 3 भागों में बांटा गया है। चालक, दूसरा अचालक या जिसे आप कह रहे हैं वैद्युत रोधी, और इनके एक बीच की कड़ी होती है अर्धचालक। हालांकि इस चैप्टर में हम ना तो चालक के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे ना अर्धचालक के बारे में। यहां हमें आवश्यकता है वैद्युत रोधी पदार्थों की या परावैद्युत की, तो उसी के बारे में हम सही से जानेंगे। लेकिन फिर भी आप सभी को पता है हम चालक किसे कहते हैं। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत या धारा का प्रवाह या आवेश का प्रवाह या ऊष्मा का प्रवाह बहुत सुगमता से हो जाता है। और आप सभी जानते हैं इस सुगम प्रवाह का क्या कारण होता है? इस सुगम प्रवाह का कारण होता है उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में आवेश वाहकों का होना।
तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? चालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा आदि, ये कौन से पदार्थ हैं? हमारे चालक पदार्थ। इसके बाद हम आते हैं वैद्युत रोधी पदार्थों पर या कुचालक पदार्थों पर। देखिए कौन से पदार्थ हमारे वैद्युत रोधी पदार्थ हैं? जाहिर सी बात है वैद्युत रोधी, जो वैद्युत के प्रवाह को रोक दे, अर्थात वैद्युत के प्रवाह को बिल्कुल ना होने दें या नगण्य रूप से उसके प्रवाह को होने दें। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? आपके ऐसे पदार्थ वैद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। अभी आपको बताया था कि चालकों में धारा के प्रवाह का या आवेश के प्रवाह का क्या कारण है? उसमें पर्याप्त मात्रा में आवेश वाहकों का होना। तो जाहिर सी बात है धारा के प्रवाह का ना होना, इसके लिए क्या कारण होगा? इसके लिए कारण होगा आवेश वाहकों का नगण्य होना, अर्थात पर्याप्त मात्रा में ना होना, अर्थात बहुत कम उपलब्धता होना। जैसे रबर, कांच, अभ्रक, कागज, मोम आदि। और इन दोनों के बीच की एक कड़ी होती है जिसे हम जानते हैं अर्धचालक के नाम से। अर्धचालक का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा एक चैप्टर आपको इसके ऊपर पढ़ने के लिए मिलेगा, इसलिए हम यहां इसके बारे में कुछ खास डिस्कस नहीं कर रहे हैं, केवल आपको परिभाषा बता देते हैं। हालांकि आपको परिभाषा पहले से ही पता होगी कि चालक और अचालक के बीच की कड़ी, अर्थात जिनकी चालकता चालकों की तुलना में कम परंतु अचालकों की तुलना में अधिक होती है, अर्थात जिनमें आवेश वाहक ना तो बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं और ना ही नगण्य पाए जाते हैं, यानी कि चालक और अचालक के बीच की कड़ी क्या कहलाती है? अर्धचालक कहलाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया चालकों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट चैप्टर वैद्युत चालन में, और अर्धचालकों के बारे में हम काफी लास्ट के चैप्टरों में डिस्कस करेंगे। तो अब यहां पर बात करते हैं हम किसकी? परावैद्युत की। तो सबसे पहले परावैद्युत की परिभाषा तो आपको बताई जा चुकी है, अब बात करते हैं हम परावैद्युत के प्रकारों। तो परावैद्युत कितने प्रकार के होते हैं? देखिए परावैद्युत दो प्रकार के होते हैं। एक परावैद्युत होते हैं अध्रुवी, जिन्हें हम बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, और दूसरे होते हैं ध्रुवी, जिन्हें हम बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो सबसे पहले जानते हैं अध्रुवी। जैसे अभी आपको सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ाया था वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, उसमें एक वर्ड यूज किया था, एक परिभाषा हमने पढ़ी थी द्विध्रुव। तो आपको क्या बताया गया था द्विध्रुव के बारे में? द्विध्रुव अर्थात जिसमें दो ध्रुव एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर हो, अर्थात दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अगर अल्प दूरी पर रखकर कोई निकाय बनाया जाए तो वह कहलाता है द्विध्रुवीय निकाय, या उसको हम ध्रुवीय निकाय भी कह सकते हैं। इसी प्रकार बात आ रही है अध्रुवी की। तो वैसे तो मैं समझता हूं आपको नाम से ही स्पष्ट हो गया होगा कि जिसमें अलग अलग ध्रुव ना हो, अर्थात वे परावैद्युत जिनमें धनावेश व ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्र संपाती होते हैं। संपाती का मतलब एक ही स्थान पर, अर्थात जहां पर धन आवेश है ठीक वहीं पर ऋण आवेश की भी उपलब्धता हो, अर्थात किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण ना हो। तो इस स्थिति में इस पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण भी जाहिर सी बात है क्या होगा? शून्य होगा। तो देखिए उसी को हमने आगे लिखा है कि द्रव्यमान केंद्र संपाती होते हैं, अर्थात इनके अणुओं में कोई परिणामी एवं स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं? अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं N2, S2, O2, CO2, CCl4 आदि। जैसा मैंने आपको यहां अभी समझाया कि इन दोनों के केंद्र संपाती हैं, अर्थात ये एक द्विध्रुव का निर्माण नहीं करते हैं। तो जब ये द्विध्रुव का निर्माण नहीं कर रहे हैं तो इनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। देखिए इसी चीज को मैं एक दूसरे तरीके से भी आपको समझाता हूं। जैसे अभी हमने आपको यहां एग्जाम्पल दिया CO2। आप सभी को पता है CO2 की रचना इस प्रकार से होती है कि मध्य में कार्बन परमाणु और उसके दोनों ओर ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होते हैं। तो आप देख रहे हैं एक वैद्युत द्विध्रुव यहां पर ये बन चुका है और दूसरा वैद्युत द्विध्रुव यहां पर ये बन चुका है, लेकिन इन दोनों वैद्युत द्विध्रुवों के द्विध्रुव आघूर्ण परस्पर बराबर और विपरीत हैं। आपको पता है सभी को कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? माइनस से प्लस की ओर। इसी प्रकार माइनस से प्लस की ओर। तो चूंकि ये दोनों वैद्युत द्विध्रुव बिल्कुल समान रूप के हैं, इसलिए इनके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी परस्पर समान होंगे, परंतु चित्र में आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इनके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
परस्पर विपरीत भी है, तो इनका परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसीलिए इस प्रकार के पदार्थों को अध्रुवी परावैद्युत की श्रेणी में रखा गया है। अब इससे आगे चलते हैं ध्रुवी परावैद्युत। तो बिल्कुल अध्रुवी परावैद्युत का जस्ट अपोजिट। अभी आपको यहां पर हमने क्या बताया था कि जिनके द्रव्यमान केंद्र संपाती होते हैं, तो जाहिर सी बात है अब जब यहां बात कर रहे हैं हम अध्रुवी के बिल्कुल विपरीत की, ध्रुवी की, अर्थात जिनके द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं होते हैं, अर्थात जिनके अणु में परिणामी एवं स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, क्या कहलाते हैं? आपके ध्रुवी परावैद्युत कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको एक चित्र में समझाया, दोनों के द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे के संपाती नहीं है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है तो दूसरी तरफ पॉजिटिव, अर्थात ये दोनों मिलकर सीधे सीधे एक द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं, इसीलिए इसमें एक परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो ऐसे ही परावैद्युत हमारे क्या कहलाते हैं? ध्रुवी परावैद्युत कहलाते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दिया HCl, HBr, CO, H2O, NH3 आदि। चित्र की सहायता से आप पुनः समझ सकते हैं। यह है HCl की संरचना। HCl के परमाणु में H और Cl आयन दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थिर रहकर HCl अणु का निर्माण करते हैं। तो इस अणु का अपना एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसकी दिशा आपको पता है सदैव ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो इस प्रकार के पदार्थ क्या कहलाते हैं? आपके ध्रुवी परावैद्युत कहलाते हैं। उम्मीद है आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि ध्रुवी और अध्रुवी परावैद्युतों में क्या अंतर होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण। तो देखिए, ध्रुवण किसे कहा जाता है? आपको पता है साम्य अवस्था में किसी भी पदार्थ के परमाणु एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, जिन्हें उनके बीच की साम्य दूरी कहा जाता है। साधारण अवस्था में ना वे साम्य दूरी से अधिक दूरी पर होते हैं और ना ही साम्य दूरी से कम दूरी पर होते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इनके बीच की जो साम्य दूरी है उसको यदि हम परिवर्तित कर दें, अर्थात यदि उन दोनों को हम आपेक्षिक विस्थापित कर दें। आपेक्षिक विस्थापन का मतलब यह है कि एक दूसरे के सापेक्ष साम्य दूरी से दूर दूर कर दें या उनके पास पास ले आए, तो वही क्या कहलाता है? परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाता है। तो देखिए, यहां भी वही परिभाषा दी है हमने। बाह्य वैद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ के धनावेश तथा ऋणावेश का आपेक्षिक विस्थापन क्या कहलाता है? परावैद्युत का ध्रुवण कहलाता है। धनावेश तथा ऋणावेश का आपेक्षिक विस्थापन। जैसे अभी आपको पढ़ाया कि परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक अध्रुवी और एक ध्रुवी। तो देखिए, अब हम आपको समझाते हैं कि इन पदार्थों का ध्रुवण किस प्रकार से होता है। देखिए, आप सभी को पता है, अभी आपको बताया कि साधारण अवस्था में अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ के अणु इस प्रकार से संयोजित होंगे। साधारण अवस्था का मतलब जब इस पदार्थ को हम किसी भी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में नहीं रख रहे हैं, अर्थात बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, धन आवेश और ऋण आवेश के द्रव्यमान केंद्र संपाती होंगे, अर्थात इस स्थिति में इसका जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। परंतु जब किसी भी पदार्थ को हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, अर्थात उसके कणों को हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, कणों से मेरा तात्पर्य यह है कि उसके अंदर के धन आवेश तथा ऋण आवेश को हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र में प्रत्येक आवेश पर एक बल अवश्य कार्य करता है। आप सभी को पता है, अगर बाह्य वैद्युत क्षेत्र में हम ऋण आवेश को रखेंगे तो उस पर एक वैद्युत बल क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करेगा, और यदि हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र में धन आवेश को रखेंगे तो उस पर एक बाह्य वैद्युत बल क्षेत्र की दिशा में ही कार्य करेगा, जिसके कारण ये क्षेत्र के विपरीत दिशा में या क्षेत्र की दिशा में विस्थापित होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो बिल्कुल वही यहां पर होता है। अगर हम इस अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो ये जितने भी धनावेश और ऋणावेश हैं, इन सब पर एक बाह्य वैद्युत बल कार्य करता है, जिसके कारण इनका परमाणु इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाता है। इस प्रकार से मतलब ऋणावेश वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में और धनावेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में।
तो सारे परमाणु आप देख रहे हैं इस प्रकार से व्यवस्थित हो गए। तो अगर बात हम करें इस किनारे को छोड़कर और इस किनारे को छोड़कर, तो आप देख रहे हैं ये धनावेश इस ऋणावेश के पास है और ये धनावेश इस ऋणावेश के पास है और ये धनावेश इस ऋणावेश के पास है। तो ये जितने भी धनावेश हैं और जितने भी मध्य में ऋणावेश हैं ये एक दूसरे के बहुत पास पास आ जाएंगे, अर्थात ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। तो पदार्थ के बीच में यहां पर वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। परंतु ये जो किनारे का समस्त धनावेश है या किनारे का ऋणावेश है ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को उदासीन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक दूसरे से काफी दूर दूर है। अतः इस कारण इस पदार्थ के इस सिरे पर यह धनावेश प्रेरित हो जाएगा और इस सिरे पर यह ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा और इस कारण पदार्थ के भीतर किनारों पर यह प्रेरित आवेश उत्पन्न होने से एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI उत्पन्न हो जाता है। परंतु यहां यह चीज स्पष्ट है, ध्यान देने वाली बात है कि इस मध्य भाग में जो आप ये देख रहे हैं ये मध्य भाग, यहां पर वैद्युत क्षेत्र शून्य ही रहता है। तो इस प्रकार बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इस अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ के सिरों पर इस प्रेरित आवेश का उत्पन्न होना ही इस अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाता है। इसके बाद इसी प्रकार से हम डिस्कस करते हैं ध्रुवी परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं ध्रुवी परावैद्युत पदार्थों। आपको दोनों में अंतर पता है कि परावैद्युत पदार्थ अध्रुवी कौन से होते थे? जिनमें धनावेश और ऋणावेश के केंद्र परस्पर एक दूसरे के संपाती होते थे। परंतु ध्रुवी परावैद्युत में इनके केंद्र परस्पर संपाती नहीं होते, प्रत्येक परमाणु का एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। परंतु बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, अर्थात जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र 0 होता है तो ये सारे के सारे द्विध्रुवीय परमाणु अव्यवस्थित तरीके से पदार्थ के अंदर उपस्थित रहते हैं, अर्थात रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। इसलिए इनका जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या होता है? शून्य होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा परावैद्युत चाहे अध्रुवी हो या ध्रुवी हो, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में दोनों का ही द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? शून्य होगा। यहां पर अव्यवस्था के कारण इनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाएगा। परंतु जैसे ही हम इस पदार्थ को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो बिल्कुल इसी प्रकार जैसे कि हमने यहां समझा था कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते ही प्रत्येक ऋणावेश और धनावेश पर एक वैद्युत बल कार्य करने लगता है, जिसकी दिशा ऋणावेश पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत व धनावेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। अतः इस बल के कारण ये सारे के सारे अव्यवस्थित परमाणु बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं कि इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण है माइनस से प्लस की ओर, वह द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही संरेखित हो जाता है, अर्थात ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण ग्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार से जैसे आपको यहां समझाया था कि अगर आप देखें तो यहां पर भी ये जो मध्य के धन और ऋण आवेश हैं ये एक दूसरे के बहुत निकट हैं, अतः यह एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे। परंतु इस सिरे पर उत्पन्न ये ऋण आवेश, जिसे हम प्रेरित ऋणावेश कहते हैं, और इस सिरे पर उत्पन्न ये प्रेरित धनावेश एक दूसरे से काफी दूर दूर होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त नहीं कर पाते हैं और इस प्रकार से इस ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के सिरों पर भी एक प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे इसके सिरों के बीच में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आप देख रहे हैं चाहे वह पदार्थ अध्रुवी परावैद्युत हो चाहे वह पदार्थ ध्रुवीय परावैद्युत हो, जब हम दोनों को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो दोनों के सिरों पर ही एक प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है और इस कारण इन पदार्थों में जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई इंटरनल उत्पन्न होता है उसकी दिशा सदैव बाह्य वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है, अर्थात इस स्थिति में यह परिणामी वैद्युत क्षेत्र को घटा देता है और इसके इसी गुण का उपयोग
हम संधारित्रों के अंदर करते हैं। जब हम आपको आगे संधारित्र पढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि इसके इस गुण का उपयोग हम किस प्रकार से संधारित्रों के अंदर करते हैं। अब आगे चलते हैं। परावैद्युत पदार्थों से संबंधित दो बहुत छोटी छोटी परिभाषाएं जिसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो पहली परिभाषा है परावैद्युत सामर्थ्य की और दूसरी है भंजक विभवांतर की। तो देखिए दोनों चीज क्या होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे परावैद्युत सामर्थ्य की। तो परावैद्युत सामर्थ्य क्या होती है? सामर्थ्य आप सभी समझते हैं, सामर्थ्य का मतलब होता है ताकत। तो परावैद्युत पदार्थ में किस चीज की ताकत की हम बात कर रहे हैं? तो देखिए समझते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। आप सभी को पता है जब हम किसी भी परावैद्युत पदार्थ के अणु को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो वह अणु ध्रुवित हो जाता है। क्यों ध्रुवित हो जाता है? अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर पदार्थ के अंदर जो धन आवेश और ऋण आवेश होता है उन पर एक वैद्युत बल कार्य करता है जिसकी वजह से यह अणु ध्रुवित हो जाता है। अगर हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाते चले जाएं तो इन धन आवेश व ऋण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल भी क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा, जिससे इन धन आवेश व ऋण आवेश के द्रव्यमान केंद्रों के बीच जो पारस्परिक विस्थापन है वो धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। जाहिर सी बात है, एक तरह से आप बिल्कुल साधारण तौर पर ये समझ सकते हैं कि ये जो द्विध्रुव अणु है इस पर खिंचाव बढ़ता चला जाएगा। बल बढ़ेगा तो खिंचाव बढ़ेगा और खिंचाव बढ़ेगा तो इनके बीच का पारस्परिक विस्थापन बढ़ता चला जाएगा। जिस तरह से आपने पिछले साल प्रत्यास्थता नामक चैप्टर में पढ़ा था कि एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि प्रत्यास्थ वस्तु भी अपनी प्रत्यास्थता गुण छोड़ देती है। तो यदि हम बल बढ़ाते चले जाएं तो ठीक उसी प्रकार से एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि यह अणु एक समय पर टूट जाएगा। टूटने का मतलब है इस स्थिति को हम कहते हैं भंजन हो जाना, अर्थात इसका भंजन हो जाएगा। भंजन होने का मतलब यह है कि ये ऋण आवेश और धन आयन दोनों स्वतंत्र हो जाएंगे। और आपको पता है जब ऋण आवेश और धन आयन स्वतंत्र हो जाते हैं तो यह एक चालक की पहचान होती है, अर्थात भंजन के बाद ये परावैद्युत पदार्थ चालकीय माध्यम में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर हमारे लिए परावैद्युत का अब कोई उपयोग नहीं रह पाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि परावैद्युत पदार्थ को हम इस भंजन की स्थिति से पहले ही पहले प्रयोग कर सकते हैं। हम इसका जो लाभ ले सकते हैं वो भंजन की स्थिति से पहले ही पहले ले सकते हैं। तो भंजन होने से पहले ही पहले इस वैद्युत क्षेत्र को झेलने की ताकत जो इसे ना तोड़ पाए वही इसकी परावैद्युत ताकत, परावैद्युत क्षमता या परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। अर्थात परावैद्युत पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जिससे परावैद्युत पदार्थ भंजन की स्थिति से पहले तक ही सहन कर सकता है। अर्थात बिना टूटे टूटे परावैद्युत पदार्थ जितने अधिकतम वैद्युत क्षेत्र को सहन कर सकता है वही परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। अब बात करते हैं भंजक विभवांतर की। तो भंजक विभवांतर क्या चीज होती है? देखिए अभी आपको बताया यदि हम वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाते चले जाएं तो इस अणु पर वैद्युत बल बढ़ता चला जाएगा और एक स्थिति में टूट जाएगा, इसका भंजन हो जाएगा। टूटने को ही हम भंजन कहते हैं। तो बात है भंजक विभवांतर की। तो आपको ये स्पष्ट हो ही गया होगा कि भंजक विभवांतर क्या है। आप सभी को पता है यदि हम धातु की दो प्लेटों के बीच विभवांतर आरोपित कर दें तो उसी से प्लेटों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जाहिर सी बात है यदि हम धीरे धीरे इस विभवांतर को बढ़ाते चले जाएंगे तो वह वैद्युत क्षेत्र भी बढ़ता चला जाएगा और एक स्थिति में पदार्थ उस वैद्युत क्षेत्र को सहन नहीं कर पाएगा और वह टूट जाएगा। तो इस प्रकार से वही हमारा क्या कहलाएगा? भंजक विभवांतर। तो क्या परिभाषा है भंजक विभवांतर की? दो धात्विक प्लेटों के बीच वह विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखा हुआ परावैद्युत पदार्थ वैद्युत भंजन ठीक प्रारंभ होने की स्थिति में पहुंच जाता है, अर्थात बस टूटने की स्थिति में पहुंच जाता है। अर्थात वह वैद्युत क्षेत्र उसकी सहन क्षमता से बिल्कुल बाहर होने वाला होता है, वही विभवांतर हमारा क्या कहलाता है? भंजक विभवांतर कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह विभवांतर जब तक वैद्युत भंजन की स्थिति प्रारंभ नहीं होती
और ठीक उससे जैसे ही हम आगे विभवांतर बढ़ाते हैं वैद्युत भंजन की स्थिति प्रारंभ हो जाती है। तो वैद्युत भंजन की स्थिति प्रारंभ होने से ठीक पहले का वही विभवांतर हमारा क्या कहलाता है? भंजक विभवांतर कहलाता है। तो आपको मैं समझता हूं परावैद्युत के बारे में, परावैद्युत भंजन के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपना मुख्य टॉपिक शुरू करते हैं जो हमारे चैप्टर का नाम है वैद्युत धारिता। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं वैद्युत धारिता की। जैसा कि चैप्टर के सबसे प्रारंभ में आपको बताया था, धारिता क्या होती है कि किसी भी पात्र में आप उस पात्र की धारण क्षमता के अनुसार ही द्रव भर सकते हैं। इसी प्रकार किसी भी चालक को उसकी धारण क्षमता के अनुसार ही हम आवेश दे सकते हैं। धारिता का बिल्कुल जो साधारण अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, वह है धारण करने की क्षमता से। तो इसी प्रकार हम यहाँ वैद्युत धारिता की बिल्कुल साधारण सी परिभाषा देंगे कि किसी चालक के एक निश्चित अधिकतम आवेश को धारण करने की क्षमता ही उसकी वैद्युत धारिता कहलाती है। प्रारंभ में आप सभी को पता है जब आवेश शून्य होता है किसी भी चालक का तो उस समय उसका विभव भी शून्य होता है, क्योंकि आप सभी पढ़ के आए हैं V बराबर होता है 1/4πε0 Q/R, अर्थात V किसके समानुपाती होता है? Q के। जब प्रारंभ में चालक को दिया गया आवेश शून्य होगा तो उसका विभव भी शून्य होगा, परंतु जैसे जैसे हम उसको दिए गए आवेश की मात्रा बढ़ाते चले जाएंगे उसका विभव भी बढ़ता चला जाएगा, अर्थात V समानुपाती किसके होता है? Q। या हम कह सकते हैं V बराबर किसके हो गया? Q/C के। या हम कह सकते हैं Q बराबर किसके हो गया? CV के। जहां आप देख रहे हैं C क्या है? एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है और इस नियतांक को ही हम चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। यहीं से हम इसको परिभाषित करेंगे। तो देखिए इस समीकरण को हमने इस प्रकार लिख लिया, C बराबर Q/V। तो यहां से आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से धारिता की परिभाषा बना सकते हैं। Q क्या है? Q है चालक को दिया गया आवेश और V क्या है? इस आवेश को देने पर चालक के विभव में होने वाली वृद्धि, और ये क्या है? उन दोनों का अनुपात, और यही किसके बराबर है? चालक की धारिता C के बराबर है। तो बिल्कुल साधारण सी परिभाषा हम यहां से दे रहे हैं। क्या है? किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक को दिए गए आवेश तथा इसके कारण मतलब दिए गए आवेश के कारण उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। तो बिल्कुल साधारण सी परिभाषा है, बहुत आराम से आप इसको याद कर सकते हैं। या आप इसकी एक दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं। देखिए क्या हमने यहां आपको पढ़ाया, C बराबर Q/V। तो यदि V 1 वोल्ट हो जाए तो C बराबर किसके हो जाएगा? Q के हो जाएगा। तो यहां से हम इसकी नई परिभाषा बना सकते हैं। क्या? V 1 वोल्ट अर्थात विभव में एकांक वृद्धि यदि आप कर दें तो चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश के बराबर होगी। तो इसे संयोजित तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? देखिए, किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक के विभव में एकांक वृद्धि करने के लिए उस चालक को दिए गए आवेश के बराबर होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा, अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा। अब वैद्युत धारिता के बारे में इससे आगे और डिस्कस करेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।